स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक नंबर 12 दैट इज बांग्लादेश पॉलिटिकल क्राइसिस एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। आज भाई बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि भैया एग्जैक्टली क्या क्या सिचुएशंस हुई थी एंड उसके बाद ये सारे ये सारा क्यों देखने को मिला, शेख हसीना जी का जो फ्ली हुआ था वो सारी चीजें क्यों थी। एंड भैया अभी इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बस आपको बताना चाहिए कि 2025 चल रहा है एंड 2025 के जनवरी 20 को आपको एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, डेट इज डोनाल्ड ट्रंप साहब वो बन चुके हैं यूएसए के प्रेसिडेंट। अब क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो भैया यूएसए के प्रेसिडेंट को दुनिया को देखने की नजर अलग थी। जो बाइडेन साहब किसी अलग नजरिए से देखते थे, वहीं पे जो आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो अलग तरीके से देखते हैं। दोनों अलग अलग आइडियोलॉजीज को मानते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बेस्ड कर बिलोंग करते हैं। एंड आपको पता भी होना चाहिए कि जिस टाइम पे ये सारी चीजें हो रही थी उस टाइम मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप थे ओनली वन जिसने बोला था कि भैया जो भी बांग्लादेश में जो भी क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, जो भी माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है, उससे रिलेटेड किसी ने नहीं बात करी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस टाइम क्या कर रहे थे, अपने कैंपेनिंग कर रहे थे इलेक्शन के लिए, तो उन्होंने ये वाला मुद्दा उठाया था। ठीक है, अच्छा भैया ठीक है, तो इस वजह से ये टॉपिक अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 में ये माना जा रहा है कि बांग्लादेश की जैसी सिचुएशंस पहले थी, मतलब जो शेख हसीना जी की पहली कंडीशंस थी, वो सारी की सारी कंडीशंस बैक टू द नॉर्मलाइजेशन आ जाएंगी। कैसे एंड क्यों, सारी चीजों में बात करने वाले हैं। बट क्योंकि ये स्टूडेंट्स, मतलब कई सारे स्टूडेंट्स द ग्लोबल नेक्सस को रिटर्न वाले ही फॉलो करते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि बांग्लादेश से। तो भैया बांग्लादेश की अगर मैं कैपिटल की बात करूं, जिसको मैं शॉर्ट में बैंगला लिखने वाला हूं, ठीक है, तो इसकी जो कैपिटल डेट इज ढाका। ठीक है, सेकंड वन क्या होता है, सेकंड भैया लार्जेस्ट बॉर्डर। लार्जेस्ट बॉर्डर अगर इंडिया के साथ ऐसी कोई कंट्री है जिसके साथ हम लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं तो डेट इज बांग्लादेश। ये दो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ वैसे हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन जो डिफेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है डेट इज 1971 का वॉर। 1971 का वॉर क्यों डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसको लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश भी बोलते हैं, जहां पे इंडियन आर्मी ने मुक्ति वाहिनी फोर्सेस की। अब यह मुक्ति वाहिनी क्या है, देखो मुक्ति वाहिनी अ काइंड ऑफ अ ग्रुप था जो कि बांग्लादेश लोकल पीपल के कलेक्शन से बना था, जो कि बांग्लादेश को एक अलग कंट्री बनाना चाहते थे फ्रॉम दी पाकिस्तान। ठीक है, तो वहां पे बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी या फिर मुक्ति वाहिनी आपको देखने को मिलती है, जो 1971 में इंडियन आर्मी की हेल्प से अपना कंप्लीट बांग्लादेश एक आजाद करा लेते हैं। नो डाउट इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल था, इसको हम अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं इस डे को। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस क्या बताने वाला हूं, डेट इज कि भैया जो आपका देखो 1971 की वॉर की बात करते हैं इसके। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कई सारे ऐसे लोग भी थे जो कि पाकिस्तान, क्योंकि उस टाइम पे देखो जो आज की पोजीशन इंडिया की एट द वर्ल्ड लेवल पे है, जो हम इतना बड़ा ग्लोबल इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो कुछ एक टाइम पहले पाकिस्तान का हुआ करता था। क्यों भैया, क्यों पाकिस्तान का क्यों हुआ करता था, क्योंकि इंडिया इज द ओनली पार्ट जहां पे हम किसी का भी अलाय बनना नहीं चाहते थे। अलाय आपने सुन रखा होगा, एक बहुत ही यूएसए टर्म है, यूएसए बैक्ड टर्म है, जिसको कई बार एस जयशंकर साहब बताते भी है कि भैया हम किसी भी कंट्री के अलाय नहीं है। नॉट इट इज यूएसए और नॉट इट इज यूएसएसआर, जो कि अभी का सोवियत यूनियन या फिर अब मतलब पहले का सोवियत यूनियन अभी का रशिया है। ठीक है, तो हम किसी भी कंट्री के अलाय तो बिल्कुल नहीं है। इस वजह से इंडिया को ओवरकम करने के लिए या फिर इंडिया को एक पीछे रखने के लिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फंड करता था कौन, आपका यूएसए। लेकिन बाय द टाइम बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं एंड अभी करंट सिनेरियो ये है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप जी ने पाकिस्तान की जितनी भी एड आती थी उनको भी डिले कर दिया है ना। ऐसा अभी बिल्कुल रोका नहीं है, इसकी कोई बिल्कुल प्योर बोल सकते हैं कि मतलब ऐसा श्योर नहीं है कि बिल्कुल रोक ही दिया है, लेकिन हाँ डिले जरूर देखने को मिला है। ठीक है, हो सकता है बाद में वो रिवाइव भी कर दें, देखना होगा वो। अब लेकिन भैया ठीक है, ये सारी चीजें हो रही थी। अच्छा, तो उस टाइम क्या होता था, पाकिस्तान आर्मी जाती थी बांग्लादेश में, कई सारे जेनोसाइड्स है ना, और बहुत सारी चीजें होती थी। उस वजह से बांग्लादेशी पीपल्स उनको रजाकास करके बोलते थे। अब रजाकास क्या होता है, रजाकास एक ऑफेंसिव टर्म होता है, लिख देता हूं यहाँ पे रजाकास। मे बी यार स्पेलिंग गलत हो बट देख लेना। ठीक है, सो रजाकास क्या होता था, रजाकास एक बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव टर्म होता था जो कि यूज किया जाता था फॉर द पाकिस्तानी आर्मी, जो कि वहां पे आके जेनोसाइड्स वगैरह जैसी चीजें करते थे। ठीक है, अब भैया ये इंपॉर्टेंट है क्या, आप बता क्यों रहे हो, हाँ बस ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि 1971 के बाद क्या हुआ। 1971 में क्योंकि आपके जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वहां पे हुआ करते थे शेख मुजीबुर रहमान साहब। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, SMR, शेख मुजीबुर रहमान साहब हुआ करते थे, जिन्होंने अवामी लीग, उनकी एक पार्टी थी अवामी लीग। अच्छा, बांग्लादेश में दो ही पार्टियां बता देता हूँ जो मेन है, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस चलता है ना, वैसे ही वहां पे मतलब जो मेन पार्टीज हैं, तो वहां पे अवामी लीग, ठीक है, एंड हुआ करती थी आपकी BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है, सो अवामी लीग जिसको शेख मुजीबुर रहमान साहब बिलोंग करते थे, वो वहां से जीत जाते हैं। जीतने के बाद क्या होता है, उनकी बेटी का नाम ही शेख हसीना साहब है। ठीक है,
ठीक है, शेख हसीना साहब है। उसके बाद शेख हसीना जी अभी रिसेंटली 2024 में होता क्या है, वो अपने 5th टर्म को कंप्लीट करने को, मतलब 5th टर्म में अपने इलेक्शंस जीत जाती हैं। ठीक है, अच्छा, सारी कंट्रीज मान जाती हैं कि हाँ भैया इलेक्शंस हुए हैं, सब कुछ फ्री एंड फेयर हुआ है, बट यहाँ पे एक निकल के आती है, एक बड़ी कंट्री का नाम लिया जाता है, डेट इज यूएसए। यूएसए का भैया क्यों नाम लिया जाता है, जो कि आर्टिकल्स के बेसिस पे बता रहा हूँ, सब कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा। ठीक है, सो बोला जाता है कि यूएसए को एक आर्टिकल चाहिए, मतलब यूएसए को एक आइलैंड चाहिए ऑन द बांग्लादेश जिसका नाम सेंट मार्टिन है। शेख हसीना जी मना कर देती हैं कि भैया हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके जीते हैं, इस वजह से हम ये नहीं देंगे। क्यों क्यों ऐसा क्यों, मतलब भैया ये आइलैंड में इलेक्शन की बात क्यों जाती है, क्योंकि एक बहुत ही पॉलिटिकल फिगर जिनका नाम शायद डोनाल्ड लू है, ठीक है, बताया जाता है कि भैया वो गए हैं, उनकी ये डिमांड है कि आप, हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं आपकी कंट्री में, पूरा का पूरा तख्ता पलट करा सकते हैं, अगर आप हमें ये आइलैंड दे देती हैं तो हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें निकल के आती हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर। अच्छा भैया ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि भैया जब मना कर दिया जाता है तो उसके बाद कई सारे कैंपेन्स वगैरह, इवन जो शेख हसीना जी हैं वो प्रेस में बताती भी हैं कि हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट बड़ी कंट्रीज का प्रेशर है, लेकिन हम अपनी लैंड किसी को देना नहीं चाहते, क्योंकि शेख हसीना जी के स्टार्टिंग से ही रिलेशंस इंडिया के साथ बहुत अच्छे थे। ठीक है भैया, इंडिया के साथ बहुत अच्छे थे। अब एग्जैक्टली होता क्या है, तो उसके बाद क्या होता है, यूएसए के बाद मतलब जो बोला जाता है कि फंडिंग करो, आप फंडिंग इनकी करो, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की फंडिंग करो, जहां पे बोला जाता है कि भैया आपको कुछ भी करके, मतलब बांग्लादेश में सारी सारी चीजें टर्मोइल करनी है, पूरा पॉलिटिकल जो फिगर है वो चेंज करना है। ठीक है भैया, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे एक चीज निकल के आती है, अब देखो हमेशा भाई किसी भी कंट्री में कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि यूथ को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। ऐसे यूथ जो कि कुछ करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, जैसे कि अभी चल भी रहा है कि भैया अभी जो इंडिया में, इवन मैं बात करूं तो इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर में आप देखोगे कि इंप्लॉयज को बहुत कम सैलरी दी जाती है, वहीं पे जो सीईओ या फिर जो बड़ी पोस्ट पे हैं वो काफी अच्छा रिटर्न्स कमाते भी हैं, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, तो काफी अच्छे रिटर्न्स आने ही है। इसी के साथ लेकिन वो अपने पास रखते हैं, जो लोकल एम्प्लॉय है जिसके पास जाना चाहिए उसके पास नहीं जा पाता। तो खैर वो एक अलग मैटर है। होता क्या है कि भैया बांग्लादेश में भी कुछ ऐसी ही चीजें देखने को मिलती हैं। अच्छा भैया, बांग्लादेश का अगर मैं ट्रेड बोलूं तो सबसे ज्यादा जो मेजर ट्रेड या फिर जहां से वो सबसे ज्यादा रिटर्न्स गेन करते हैं वो है उनके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, या फिर मैं बोलूं जो गारमेंट्स प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, गारमेंट्स मतलब कपड़े वगैरह के प्रोडक्ट होते हैं, तो वहां से फाइन क्लॉथ्स वगैरह निकल के आते हैं, तो वहां से वो सबसे अच्छा रिटर्न कमाते थे। अब क्योंकि गारमेंट्स वगैरह में कोई भी एक एम्प्लॉयड जो भी जिसने काफी अच्छी एक डिग्री कर ली है, तो उन सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की भी चीजें बढ़ रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट की चीजें बढ़ते हुए ही यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की चीजें बढ़ते हुए ही यहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को फंडिंग की जाती है बाय दी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी कंट्री। तो बोला जाता है कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट का अच्छा मेन रीजन क्या था। अब होता क्या था कि आपको बांग्लादेश का थोड़ा सा रिजर्वेशन सिस्टम समझना होगा। बांग्लादेश के रिजर्वेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग 30% जो मेंबर्स हैं, 30% मतलब 30% जो भी रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा उनको जिन्होंने आवामी लीग की हेल्प की थी इन द टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द बांग्लादेश। मतलब जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था 1971 में, तो जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे फ्रॉम द बांग्लादेश, उन्होंने जो हेल्प की थी टू इंडिपेंडेंट दी बांग्लादेश को एक अलग कंट्री बनाने में फ्रॉम दी पाकिस्तान, उन सभी के जो भी अभी डिसेंडेंट्स हैं, मतलब जो भी उनके बच्चे हैं या फिर बच्चों के बच्चे हैं, उन सभी को 30% का रिजर्वेशन दिया जाता है इन द डिफरेंट फील्ड्स लाइक गवर्नमेंट जॉब्स एंड वगैरह वगैरह। तो बोला जाता है कि भैया इसकी वजह से बहुत ज्यादा हमको हैवी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही थी। नो डाउट उन्होंने किया था उस टाइम सपोर्ट, तो हमारा देश आजाद हो गया, हम उनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अब बाय द टाइम अनएम्प्लॉयमेंट से हम बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि भैया ये खत्म किया जाए। ठीक है, सो इससे रिलेटेड मेजरली प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है, हाईकोर्ट वगैरह में ये सारी चीजें जाती हैं। हाईकोर्ट में जब चीजें आती हैं तो भैया हाईकोर्ट इसको बिल्कुल इनकार कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे शेख हसीना जी की एक बोल सकते हैं कि मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट आती है कि वो जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे जो स्टूडेंट्स वगैरह, उनको रजाकास बोल दिया जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया रजाकास एक बहुत ज्यादा ऑफेंसिव टर्म होता है जो कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए यूज किया गया था इन दी बांग्लादेश, जहाँ पे उस टाइम पे जेनोसाइड जैसी चीजें देखने को मिलती थी। हाँ भैया आपने ये बताया। अब जब शेख हसीना जी वर्ड यूज करती है ना, तो वहां से चीजें बिगड़ना स्टार्ट होती हैं। लेटर ऑन बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है जहाँ पे कई लोगों की जान भी चली जाती है, बच्चों की। ठीक है, मतलब जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब एग्जैक्टली था क्या वो तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल्स बता रहा हूँ, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स बोला जाता है कि वहां पे कई लोगों की प्रोटेस्ट में जान भी चली जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, ये सारा मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद बोल दिया जाता है कि ठीक है भैया, ये जो रिजर्वेशन है इसको हम 30% से लेके 5% पे आके खत्म कर देंगे। ठीक है, 5% पे आके, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है भैया, अब बांग्लादेश का ये सारी सिचुएशन होके 5% पे आके खत्म हो गया।
अब लेकिन दोबारा से प्रोटेस्ट होते हैं। अच्छा भैया अब क्यों प्रोटेस्ट होते हैं? भैया ये तो हो गया था ना, मतलब जो भी सिचुएशन थी उन्होंने बोला कि भैया रिजर्वेशन सिस्टम खत्म करो, रिजर्वेशन सिस्टम खत्म हो गया, सारी चीजें ठीक थी। अब लेकिन दोबारा से क्यों होता है? दोबारा से बस इसलिए होते हैं क्योंकि मतलब अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स बोला जाता है कि कहीं ना कहीं से बैक फंडिंग तो आई रही थी ना। उनका क्या था कि पॉलिटिकल सिनेरियो पूरा का पूरा चेंज करना है बांग्लादेश का। तो उस वजह से बाद में जो प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं वो इसलिए देखने को मिलते हैं कि भैया अगर आपको करना ही था तो आपने पहले क्यों नहीं किया। अब जो बाद के जो प्रोटेस्ट है वो इसलिए हैं क्योंकि जो पहले प्रोटेस्ट हुए थे टू रिड्यूस द रिजर्वेशन या फिर टू फिनिश द रिजर्वेशन, उसकी वजह से जितने लोगों की डेथ हो गई, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों की डेथ हुई थी। अब जो उन लोगों की डेथ हुई है तो उनके लिए हमें इंसाफ चाहिए, इस वजह से अब देखने को मिलते हैं आपको प्रोटेस्ट। अच्छा भैया मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो दूसरी आ गई, हाँ यार। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम लेवल पे प्रोटेस्ट होने लगते हैं, उसकी वजह से शेख हसीना जी फिर इंडिया में आती हैं, वो सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। अब अभी करंट का सिनेरियो क्या है? करंट का सिनेरियो ये है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप जी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप जी उस सेंट मार्टिन आइलैंड में ऐसा कोई इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि जो मतलब जो यहाँ पे आपके अभी जो करंट में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जो यूनिस साहब हैं, जो कि चीफ एडवाइजर की पोस्ट या फिर बोल सकते हैं जो कि इक्विवेलेंट है आपके पीएम की पोस्ट के बराबर, वहां पे जो बैठ रखे हैं, तो बोला गया है कि मतलब ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये बातें निकल के आ रही हैं कि वो हटेंगे वहां से। क्यों? क्योंकि अभी जो आपकी आवामी लीग है, आवामी लीग के जितने भी लोग वगैरह हैं, उन्होंने कंप्लीट एक टाइप ऑफ बोल सकते हैं लिस्ट निकाली है कि भैया हम यहां से लेके यहां तक सारी रैलीज निकालेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी आवामी लीग को दोबारा से रिवाइव करेंगे। तो इन सब के रहते हुए ये माना जा रहा है कि हो सकता है शेख हसीना जी वापस आ जाएं, ठीक है। होप सो सारे सिनेरियो समझ गए होगे। अब आगे क्या करना है? आगे भैया इसमें देखो एक डोनाल्ड लू का भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी, तो वो भी मैंने मेंशन कर दी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये सारे करंट सिनेरियोज चेंज होंगे तो मैं आपको ऑब्वियसली बात एक वीडियो लेके आऊंगा जो कि आपको जियो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक के नाम से मिलने वाली है। अच्छा अभी एक और इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझना चाहिए कि जो भी बांग्लादेश को एड मिलती थी, बांग्लादेश को भी एड दी जाती थी बाय दी यूएसए एज वेल एज पाकिस्तान को भी दी जाती थी, दोनों की एड को अभी के लिए रोक दिया गया है, ठीक है। उस पर मतलब मतलब विचार विमर्श होगा, उसके बाद अगर चीजें लगती हैं कि हाँ देनी चाहिए तो फिर दे दी जाएंगे, ठीक है। ऐसा अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, दोबारा बोल रहा हूं कि अभी खत्म नहीं हुआ है, जस्ट डिले किया गया है, ठीक है। अच्छा भैया अब देखते हैं हमारे जीडी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या है। आपने सारा करंट सिनेरियो बता दिया, सारा प्रीवियस सिनेरियो बता दिया, मतलब सबको सारी चीजें समझ में आ गई। लीड वन है आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती क्यों है इन द बांग्लादेश? सबसे पहले मैं ये समझना होगा। सबसे पहले पॉइंट क्या है? इंटीरियम एलिगेशंस। इंटीरियम पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। बोला क्या जाता है कि भैया ये सारे जो रिजर्वेशन है वो 30% इसलिए दी जा रहे हैं क्योंकि जो आवामी लीग है, आवामी लीग मैंने आपको जैसा बताया कि जो शेख मुजीबुर रहमान जी की पार्टी थी, उन्हीं की बेटी है शेख हसीना। तो बोला जा रहा है कि भैया ये पार्टी को जिताने में जितने भी लोगों ने मदद करी थी, अब वो आवामी लीग ये चाहती है कि सिर्फ वही पार्टी के लोग हमेशा खुश रहें, सिर्फ पार्टी के लोग को एक बेनिफिट मिलता रहे बस, ठीक है। तो ऐसी चीजें बोली जाती हैं। इस वजह से क्या होता है कि इंटीरियम गवर्नमेंट है जो लेवलिंग विद द आवामी लीग्स एज दी फैक्स किट्स क्या होता है? एक नया वर्ड है तो आप इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, ठीक है, एंड आप इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। फैस्किट्स क्या होता है? फैस्किट्स बेसिकली एक आइडियोलॉजी होती है। आइडियोलॉजी इस टाइप की आइडियोलॉजी जहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने आइडियोलॉजी को एम्फसाइज करती है, जहां पे डिक्टेटरशिप पावर देखने को मिलती है, आपको सप्रेशन देखने को मिलेगा अपोजिशन का, मतलब अपोजिशन ऑब्वियसली बात है सप्रेस हो जाएगी तो डिक्टेटरशिप उसी को बोलते हैं। इसी के साथ आपको स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का कंट्रोल देखने को मिलेगा आपके सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे। तो सारी की सारी चीजें सिर्फ एक किसी आदमी या फिर एक किसी आइडियोलॉजी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। सेकंड चीज क्या होती है? प्रोटेस्ट सप्रेशन। सप्रेशन मतलब जो भी लोग सप्रेस कर रहे हैं, मतलब जो भी लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे उनको सप्रेस कर दिया, खत्म कर दिया गया, जहां पे माइनॉरिटीज जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। सो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रोटेस्ट एंड देयर इंपैक्ट ऑन द डेमोक्रेटिक राइट्स। तो डेमोक्रेटिक राइट्स पे जितनी भी चीजें हो रही थी वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। मतलब डेमोक्रेटिक राइट्स के नाम पे जो भी सप्रेशन किया जाता है ऑफ द माइनॉरिटीज वगैरह पे, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। थर्ड वन क्या है? स्टूडेंट्स अपोजिशन। स्टूडेंट का अपोजिशन था। रोल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इन अपोजिंग पॉलिटिकल रैलीज। स्टूडेंट का क्या था कि भैया हम चाहते हैं कि जितनी भी रैलीज वगैरह है पॉलिटिकल रैलीज को खत्म करो, एटलीस्ट हमारे लिए इंप्लॉयमेंट क्रिएट करो। फोर्थ वन क्या है? गवर्नेंस डिस्ट्रस्ट। गवर्नेंस पे डिस्ट्रस्ट कैसे भैया? जब ये बातें उठने लगती हैं सरकार में कि भैया आवामी लीग क्योंकि हर बार जीत के आ रही है, तो बोला जा रहा है कि भैया आवामी लीग सिर्फ पार्टी के लोगों का पेट भरना चाह रही है, ठीक है। तो ऐसी चीजें निकल के आई थी उस टाइम, न्यूज़पेपर वगैरह में आप देख सकते हो। तो जब ऐसी चीजें निकल के आ रही है तो ऑब्वियसली बात है भाई, जो लोकल पीपल है, जो लोकल गवर्नेंस है, जिसके वोट से हम जिताते हैं किसी को, ठीक है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रस्ट जैसी फील आई जाता है कि यार गवर्नमेंट कुछ अच्छा ही नहीं करना चाह रही, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा, मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रही, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेमेशन नहीं, इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन इज लाइक कि आग लगना, कभी कभार भाई मतलब टंग ट्विस्ट हो जाती है, ठीक है।
सो डिक्लाइन ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नेंस एमिड पॉलिटिकल टर्मोइल। ठीक है, पॉइंट बता दिया आप, क्योंकि मैं सारा सिनेरियो समझा चुका हूं तो मेरे को काफी इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा सारे पॉइंट, है ना। आगे देखो, आगे बोला गया सोशल पोलराइजेशन। सोशल पोलराइजेशन क्या होता है भैया? पोलराइजेशन आपने सुन रखा होगा, किसी भी मतलब लाइट के लिए बेसिकली ये वर्ड यूज किया जाता है पोलराइजेशन, मतलब जो लाइट होती है जो मल्टीपल डायरेक्शंस में जो कि ट्रांसमिट होती है उसको किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर देना, उसको पोलराइजेशन बोलते हैं, ध्रुवीकरण इसको जो हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, सो सोशल पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक आइडियोलॉजी को किसी एक आइडियोलॉजी के अंदर बिल्कुल फिक्स कर देना। तो रिस्क ऑफ द फर्दर पोलराइजेशन इन दी बांग्लादेश सोसाइटी, बांग्लादेशी सोसाइटी। हमेशा आपको पता है कि भैया जब भी कभी ऐसी चीजें होती हैं तो जो भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं उनको एक आग सी, मतलब एक ना लहर सी फैल जाती है, उनको एक मौका मिल जाता है एक किसी भी कंट्री में टर्मोइल पैदा करने के लिए। ठीक है, जुडिशियल प्रेशर। जुडिशियल प्रेशर क्या होता है? वही यार सेम बात है कि जो हाई कोर्ट वगैरह पे, सुप्रीम कोर्ट वगैरह पे जो चीजें दी जा रही थी, माना ही जा रहा था क्योंकि अवामी लीग की कंप्लीट पॉलिटिकल पार्टी है वो वहां पे जीती हुई है, तो कहीं ना कहीं उनका प्रेशर है। ठीक है, सो प्रेशर ऑन द जुडिशरी टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हाँ, ये भी एक बॉस इलेक्शन है कि मतलब जब यूएसए की तरफ से बोला गया था ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते, जुडिशियल के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि उनको प्रूव करना था कि हाँ भैया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। आगे देखते हैं इकोनॉमिक फॉल आउट। ऑब्वियस ही बात है, जब भी आपको कभी भी किसी भी कंट्री में आपको प्रोटेस्ट वगैरह जैसी चीजें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी हैवीली इफेक्ट होती है। ठीक है, सो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ड्यू टू डोमेस्टिक अनरेस्ट। डोमेस्टिक अनरेस्ट की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, वैसे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी, इन्फ्लेशन ज्यादा थी। ठीक है, आगे देखो कॉलिजन चैलेंजेस। कॉलिजन चैलेंजेस क्या होते हैं? चैलेंजेस इन फॉर्मिंग अ स्टेबल कॉलिजन गवर्नमेंट। स्टेबल कॉलिजन गवर्नमेंट, कॉलिजन गवर्नमेंट आपको पता होगा जब भी कभी एक कोई सिंगल पार्टी मेजोरिटी अचीव नहीं कर पाती है तब दो पार्टीज को मिला के कॉलिजन गवर्नमेंट बनाई जाती है, दो या तीन भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अभी 2025 इंडिया, मतलब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इंडिया ने किया है। ठीक है, सो आप बताओगे कि भैया इंडिया की कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज अभी कॉलिजन में है। ठीक है, आगे देखो फंडामेंटलिस्ट रिस्क। फंडामेंटलिस्ट रिस्क क्या होता है? आपको मैंने बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि भैया एक एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी ऑफ ग्रुप निकल के आता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फंडामेंटलिस्ट ग्रुप। ठीक है, फंडामेंटलिस्ट ग्रुप होते क्या है? ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं पॉलिटिकल क्वाइस को, मतलब जैसे कभी पॉलिटिकल क्वाइस हो गया तो उनको एक मौका मिल जाता है जहां पे वो रेडिकलाइजेशन को फ्यूलिंग करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, अननेसेसरी वायलेंस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं फंडामेंटलिस्ट ग्रुप, जो कि बहुत यहाँ पे हैवीली तरीके से रोल प्ले कर रहे थे। सो रिस्क ऑफ द राइजिंग फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस एमिड पॉलिटिकल वैक्यूम्स। ठीक है, आगे क्या चीजें हैं आगे कवर करते हैं। 10th रीजनल फॉल आउट। रीजनल फॉल आउट क्या होता है? रीजनल इंप्लीकेशंस फॉर द इंडिया एंड द साउथ एशिया। क्योंकि भैया बांग्लादेश एक अच्छी कंट्री थी, ठीक है, उसके काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस थी हमारे लिए, तो एटलीस्ट थी बहुत ज्यादा, तो जो उसकी वजह से जो भी चीजें हुई वहां पे साउथ एशिया में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इंप्लीकेशंस देखने को मिलते ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं लीड नंबर 2 के बारे में, डेट इज रीजनल इंपैक्ट। रीजन कैसे इंपैक्ट हुआ। ठीक है, तो इसमें हम नो डाउट इंडिया की बात करने वाले हैं, और भी आपके जो रोहिंग्या इशू है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या है? बॉर्डर टेंशन। ऑब्वियस ही बात है, बॉर्डर टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ गई, जहाँ पे आपको देखने को मिला कि अभी भैया जो आपके फार्मर्स वगैरह हैं उनके बीच में प्रोटेस्ट देखने को मिला। ड्रोन्स के बीच में ड्रोन बोला गया कि भैया बांग्लादेश अपनी ड्रोन्स इंडिया में भेज रहा है, तो बहुत सारी बॉर्डर इंप्लीकेशंस देखने को मिली। सो बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड विद पॉलिटिकल अनरेस्ट। ठीक है, सेकंड क्या है? रिफ्यूजी सर्ज मतलब जो भी रोहिंग्या रिफ्यूजीज हुआ करते थे, जो कि आप बोल सकते हो कि म्यांमार से बांग्लादेश में आए, बांग्लादेश से फिर इंडिया में इन्फ्लक्स करने की उन्होंने कोशिश की। सो इंक्रीज रिफ्यूजी इन्फ्लक्स टू द इंडियन टेरिटरीज। थर्ड क्या है? मीडिएशन अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई थी। ये रीजन का इंपैक्ट निकल के आया था ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि अब वहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं, आप समझाओगे किसे? आपके पास सामने बात करने के लिए कोई लीडर ही नहीं है, और जो मोहम्मद यूनिस थे भी वो भैया प्रो पाकिस्तान बोल सकते हो या फिर पाकिस्तान आइडियोलॉजी को वो बिलोंग करते थे। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जब भी भैया कभी भी किसी स्टेट में, या मतलब सॉरी स्टेट बोलिएगा, किसी भी कंट्री में अगर कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चेंज होकर अगर दूसरी आती है तो वहां पे आपको पूरा का पूरा मतलब जो आगे की चीजें होने वाली है वो किस कंट्री को सपोर्ट करेंगे किसको नहीं करेंगे, वो सारी चीजें उसी पॉलिटिकल पार्टी के पे बेस करती हैं। जैसे अभी देखो जो बाइडेन की पॉलिटिकल पार्टी थी तो वो इंडिया के साथ भी बैलेंस रिलेशन बना के चलती थी, लेकिन वहीं पे बांग्लादेश एज वेल एज पाकिस्तान के साथ भी उनके कहीं ना कहीं अच्छे रिलेशन थे, ज्यादा अच्छे रिलेशन थे। अब मैं बोलूं डोनाल्ड ट्रंप का, तो भैया उन्हें रिलेशन से एज सच नहीं है, मतलब एज सच ऐसा नहीं है कि उनको किसी भी जगह पे बहुत ज्यादा हैवीली इन्वेस्ट करना है। वो यूएसए को बनाना चाहते हैं एज द वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट, या फिर बोल सकते हैं कि जो ग्लोबल पावर है वो यूएसए बनाना चाहते हैं।
इसी वजह से आप देखोगे वो फालतू का कहीं पे भी मनी वेस्ट नहीं करने वाले। इससे रिलेटेड एक डॉज करके एक वो ही बनाया गया था, आपका एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया था, ठीक है। अगर किसी को पता है तो उसके बारे में बता देना कमेंट सेक्शन में। आगे देखो, अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंडिया टू मीडिएट इन द बांग्लादेश क्राइसिस। यहाँ पे हमारे पास नो डाउट एक अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे हम सार्क वगैरह की हेल्प ले सकते थे, लेकिन क्योंकि अब सार्क ग्रुपिंग भी इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस में नहीं है अभी एज ऑफ नाउ, तो कहीं ना कहीं वो चीजें हो नहीं पाई। आगे देखते हैं, ट्रेड एंड सिक्योरिटी। ऑब्वियसली बात है, ट्रेड सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे हार्म हुए थे। प्रोटेक्टिंग ट्रेड रूट्स एंड द इकोनॉमिक टाइज विद बांग्लादेश, ये सारे के सारे क्या हो गए थे, खराब हो गए थे ड्यू टू ऑल दीज टर्मोइल्स। फिफ्थ क्या है, डिप्लोमेटिक डायलॉग्स। डिप्लोमेटिक डायलॉग्स दोनों कंट्रीज के बीच में बिल्कुल बात खत्म हो गई थी। यहाँ पे बीच में तो ये भी बोला जा रहा था कि भैया आप शेख हसीना जी को वापस कर दो, ठीक है। सो इनकरेजिंग डायलॉग्स थ्रू दी सार्क और दी बायलैटरल टॉक्स, जो हो सकते थे लेकिन वो नहीं हुए, ठीक है। एक्सट्रीमिज्म वॉच। एक्सट्रीमिज्म वॉच मतलब एक्सट्रीम कंडीशन से देखने को मिलता था, जहां पे माइनॉरिटीज के खिलाफ कितने ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिलते थे, उनको सप्रेस कर दिया जाता था, जहां पे इवन हमारे पीएम सर ने तो एक ट्वीट भी कर रखी थी, ठीक है। सो मॉनिटरिंग फंडामेंटलिस्ट ग्रुप ऑपरेटिंग अलोंग दी बॉर्डर। सो मॉनिटर करते थे हम फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को जो कि ऑपरेट करते थे अलोंग दी बॉर्डर, ठीक है। आगे देखो, थ्रेट कोऑपरेशन। थ्रेट कोऑपरेशन हमेशा बना रहता था भाई। एनहेंसिंग कोऑपरेशन टू काउंटर द रीजनल थ्रेट्स, हम ये कर सकते हैं। ये सारी जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं आपको कि जो भी चीजें हुई उसकी वजह से क्या क्या इंप्लीकेशंस हुई, ठीक है। स्टेबिलिटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि भी हर कंट्री चाहती है कि हम स्टेबल रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया ना। सो इंडियाज रोल इन इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एज द बांग्लादेश लार्जेस्ट नेबर। बांग्लादेश के लार्जेस्ट नेबर के तौर पे हम ये चाहते हैं कि भैया वहां पे स्टेबिलिटी वगैरह मेंटेन हो। कल्चरल टाइज, नो डाउट इंडिया एंड बांग्लादेश बहुत अच्छे से कल्चरल टाइज को एंजॉय करते थे कुछ टाइम पहले तक। सो लेवरेजिंग कल्चरल एंड द हिस्टोरिक टाइज टू बिल्ड गुडविल। आगे क्या है, 10th डेट इज इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। सो स्ट्रेंथनिंग क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो जो भी आपके क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह थे इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, वो एज ऑफ नाउ तो यार सारे रुके ही हुए हैं। यहाँ पे आपको अडानी का जो केस है डेट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इवन जो रशिया की वजह से हमारे हेल्थ से जो हमने रशिया के साथ मीडिएट करते हुए बांग्लादेश में जो भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट वगैरह इंक्लूड कराए थे, उसका भी वो ऐसा जब रेंट वगैरह पे करने को तैयार नहीं है, ठीक है। सो अब देखते हैं लीड नंबर थर्ड क्या है भैया। लीड नंबर थर्ड में क्या पढ़ने वाले हैं, डेट इज साउथ एशियन इंपैक्ट। साउथ एशिया कैसे इंपैक्ट हुआ था, ठीक है। सबसे पहले डेमोक्रेटिक चैलेंज। जब कभी एक कंट्री में आप ऐसी चीजें देखते हो कि एकदम से तख्ता पलट हो गया एक प्रोटेस्ट करते हुए, अब देखो बैकग्राउंड क्या सिचुएशन है वो सिर्फ बहुत ही गिने चुने लोग जानते हैं जो कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इन सारी चीजों में। अदरवाइज आप देखो तो किसी भी अगर आप नॉर्मल व्यक्ति से पूछोगे तो उसको यही लगेगा कि हाँ भैया डेमोक्रेटिक, क्योंकि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, इस वजह से पूरा का पूरा तख्ता पलट करा दिया गया। तो यहां से क्या डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज निकल के आता है कि भैया ऐसा कभी भी कोई भी कर सकता है क्या। सो चैलेंजेस टू द डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन दी रीजन, ठीक है। आगे चाइनीज इन्फ्लुएंस, भैया चाइनीज का कोई भी ऐसा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिला, बट हाँ विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान में बोलूंगा कि चाइना कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अपनी पोजीशंस को इंप्रूव करना चाह रहा था, जहां पे बांग्लादेश के साथ हमेशा वो चाहता था कि हमें कुछ पोर्ट मिल जाए इन दी बांग्लादेश, ठीक है। हालांकि अब वो चाइना पाकिस्तान की मदद से चाह रहे थे, ठीक है। सो इंक्रीजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस एमिड बांग्लादेश इन स्टेबिलिटी। थर्ड क्या था, सार्क का रिवाइवल। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। थर्ड पॉइंट आपका है सार्क का रिवाइवल। सार्क का रिवाइवल जो कि होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अच्छा किसी को अगर नहीं पता तो जैसे आपकी क्वाड एक ग्रुपिंग है, जैसे आपका G20 ग्रुपिंग है, वैसे आपका सार्क भी ग्रुपिंग है। सार्क में मेजरली आपके साउथ एशियन नेशन आते हैं, इसलिए इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। सो स्ट्रेंथनिंग सार्क एज अ प्लेटफॉर्म फॉर दी रिजॉल्विंग पॉलिटिकल क्राइसिस। अच्छा भैया ये सार्क वगैरह में होता क्यों नहीं है, मतलब ऐसा मीटिंग वगैरह क्यों नहीं होती, क्योंकि इसका मेंबर यार पाकिस्तान भी है, ठीक है। आगे देखो, ह्यूमैनिटेरियन मॉनिटरिंग। ह्यूमैनिटेरियन मॉनिटरिंग मतलब जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह पहुंचानी जानी चाहिए थी, या फिर उसको यूएन जैसी बड़ी बड़ी कंपनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को वहां पे एकदम मॉनिटर करना चाहिए था, वैसी चीजें कुछ भी देखने को नहीं मिली। सो मॉनिटरिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम दी पॉलिटिकल वायलेंस। तो पॉलिटिकल वायलेंस फिर वहीं से सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एक पूरा अनडिस्टर्ब भी हो गया था पूरी की पूरी कंट्री, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है डेट इज आइडियोलॉजिकल स्प्रेड। आइडियोलॉजिकल स्प्रेड ऑब्वियसली बात है एड्रेसिंग द राइज ऑफ द रेडिकल आइडियोलॉजीज अक्रॉस द बॉर्डर। अक्रॉस द बॉर्डर आपको रेडिकल आइडियोलॉजीज के बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिले, एक नहीं है। जैसे ड्रोन हो गया, फार्मर्स का इशू हो गया, आपके कई सारे बोल सकते हैं कि वहां से लोग इधर आ गए थे, ठीक है। कई सारी डेथ जो कि बांग्लादेश में हुई उसका इंजाम इंडियन सोल्जर्स पे लगा दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हमन को देखने को मिले थे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या पॉइंट है, डेट इज सिक्योरिटी पार्टनरशिप। सिक्योरिटी पार्टनरशिप हम कर सकते हैं, जैसे कोलैबोरेटिंग ऑन द रीजनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स। रीजनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स जो कि मल्टीपल कंट्रीज के बीच में किया जाएगा,
उसके साथ हम सिक्योरिटी पार्टनरशिप करते हुए बांग्लादेश को बचा सकते हैं, ठीक है। वहां पे मतलब एक स्टांस ले सकते हैं इंडिया की तरफ से, ठीक है। आगे कहता है ट्रेड थ्रेड देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली बात है, हमें ट्रेड थ्रेड तो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जहां पे मैंने आपको पहले ही बताया था। और इंडिया बांग्लादेश के बीच में अभी बीच में पूरा का पूरा ट्रेड खत्म भी हो गया था, ठीक है। इवन अभी भी ऐसा ही कंडीशंस है, ठीक है। आगे देखते हैं। सो थ्रेड टू ट्रेड एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दी साउथ एशिया। साउथ एशिया के बीच में जो भी ट्रेड वगैरह इकोनॉमिक चीजें थी वो सारी की सारी खत्म हो रही थी ऑलमोस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं रिसोर्सेज डिस्प्यूट। रिसोर्सेज डिस्प्यूट कैसे कि इम्पैक्ट ऑन दी शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज एंड दी एग्रीमेंट्स। जो भी शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज हैं, जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, उन सारे को डिले कर दिया गया था। मतलब वो सारी कोई सुनने को तैयार ही नहीं था, ठीक है। जो भी जिस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करना चाहता था वो वैसे कर रहा था। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कभी आपको पॉलिटिकल कॉस्ट देखने को मिलता है, इमरजेंसी जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट सेम। अभी जैसे आज ही की न्यूज़पेपर की एक बात है कि लाइक मैंने पत्रिका में भी डाल रखी है कि जो आपके म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार में आपका क्या हो गया है, 6 मंथ की दोबारा से उन्होंने क्या कर दी, एक्सटेंड कर दी है आपकी जो इमरजेंसी लगी हुई थी वहां पे, ठीक है। सो चीजें देखने को मिलती हैं ऐसी, जब कभी मिलिट्री कू या ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। 9th डेट इज यूएन मीडिएशन, जो कि जस्ट मैंने थोड़ी देर ऊपर बोला था कि रोल ऑफ द यूएन इन मीडिएटिंग पीस एंड द इंश्योरिंग राइट्स, ठीक है। तो यूएन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जो देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए क्या होता है कि नहीं, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 डेट इज क्रॉस बॉर्डर यूनिटी। क्रॉस बॉर्डर यूनिटी को भी हमें प्रमोट करना होगा। मतलब भले ही हम एक दूसरे के अलग अलग रहते हैं, लेकिन क्रॉस बॉर्डर यूनिटी जैसे रोहिंग्या जैसे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं वो ऐसा ना हो। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी रहे, टाइज बहुत अच्छे रहे बिटवीन दी कंट्रीज, ठीक है। सो स्ट्रेंथनिंग पीपल टू पीपल टाइज अक्रॉस दी बॉर्डर्स। तो हम ये चाहते हैं कि ये सारी चीजें इंप्रूव हो, ठीक है। सो होप सो टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा द रोल ऑफ द पाकिस्तान इन द रीजनल स्टेबिलिटी एमिड इंटरनल स्ट्राइफ, ठीक है।